हाय फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रस्किन बॉन्ड की एक ह्यूमर बेस्ड कहानी है जो कि आप देख ही सकते हैं। टोटो नाम के एक शरारती बंदर के इर्द गिर्द घूमती है। इसे स्पीकर के दादाजी ने खरीदा है। कहानी टोटो की हरकतों और उसके परेशान करने वाले व्यवहार को संभालने में परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती है। आखिरकार दादा को टोटो को टोंगा चालक को वापस बेचना ही पड़ता है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप की ज़रूरत क्या है, मजबूत व्यक्तित्व वाले जानवरों को कैसे मैनेज करना है और उनकी चुनौतियों की याद दिलाती है। आइए शुरू करते हैं इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है दादाजी से। दादाजी ने टोटो को 5 रुपए में एक तांगे वाले से खरीदा था। तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को चारा खाने की नांद में बांध कर रखता था और वहां बंदर इतना बेढंगा दिखता था, आउट ऑफ प्लेस दिखता था कि दादाजी ने तय कर लिया कि उसे अपने पर्सनल चिड़ियाघर में शामिल करेंगे। अब इसे पर्सनल चिड़ियाघर इसीलिए कहा गया है क्योंकि दादाजी के पास इतने सारे जानवर थे कि उनका घर घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा दिखता था। अब बात करते हैं टोटो। टोटो एक सुंदर बंदर था, एक प्रिटी मंकी था। उसकी चमकीली आंखें गहरी भौहें के नीचे शरारत से चमकती थी और उसके दांत जो मोतियों जैसे सफेद थे अक्सर ऐसी मुस्कान में नजर आते थे जिसे देखकर बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाएं भी डर जाएं। मतलब जब वो बंदर हंसता था अपने पूरे बत्ती सी दिखाकर तो कोई भी उससे डर सकता था। लेकिन उसके हाथ सूखे हुए नजर आते थे, जैसे कि उन्हें कई सालों से धूप में रख दिया गया हो। जैसे हम अचार बनाने के लिए अचार को धूप में रख देते हैं, ऐसा लगता था कि उसकी उंगलियां भी सूख गई हों। लेकिन फिर भी इतने ड्राई होने के बावजूद उसकी उंगलियां तेज और विकेट यानी दुष्ट थीं क्योंकि वो कुछ कुछ खुराफात करती रहती थी। और उसकी दुम उसकी गुड लुक्स यानी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में काम तो करती थी। दादाजी मानते थे कि दुम है किसी की भी सुंदरता को बढ़ा सकती हैं और ये दुम उसके थर्ड हैंड का भी काम करती थी। कुछ चीज़ों में जिसमें वो दोनों हाथों को यूज़ नहीं कर पाता था वो अपनी दुम का यूज़ करता था, यानी किसी शाखा से लटकने के लिए इस्तेमाल करता था और किसी भी ऐसे स्वादिष्ट खाने को उठाने में एबल था जो कि उसकी हाथों के पहुंच से बाहर हो, तो वहां वो अपनी दुम का यूज़ करता था, अपनी टेल का यूज़ करता था। लेकिन जो हमारी दादी थीं, वो घर में कोई नया पक्षी आता था या कोई जानवर आता था, वो नाराज़ हो जाती थी। वो बहुत फज़ करती थी, बहुत फ़ज़ी लेडी थी। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेज़ेंस है, उसकी मौजूदगी को तब तक सीक्रेट रखा जाए, तब तक गुप्त रखा जाए, जब तक उनका मूड ठीक नहीं हो जाता। इसलिए दादाजी और मैंने डिसाइड किया कि हम उसे मेरे बेडरूम की दीवार से सटे एक छोटी सी कोठरी, एक छोटे से क्लोजेट में रख दें, जहाँ उसे दीवार में लगी एक खूंटी से सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था, या हमें ऐसा लगा कि बांध दिया गया था। क्योंकि कुछ घंटों बाद ही जब दादाजी और मैं टोटो को छोड़ने के लिए वापस आए तो हमने देखा कि दीवारें जहां दादाजी ने अपनी कुछ सजावटी वॉलपेपर से उन्हें ढाक दिया था, अब सिर्फ नंगी ईंटें और प्लास्टर की तरह दिख रही हैं। मतलब उस बंदर ने सारा प्लास्टर उखाड़ दिया था। दीवार पर लगी खूंटी अपने सॉकेट से उखड़ गई थी और मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहां लटका हुआ था टुकड़ों में बिखरा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि टोटो को देखकर दादी माँ क्या बोलेंगी, लेकिन दादाजी कुछ खास परेशान नहीं हुए। वो तो टोटो के प्रदर्शन से, उसके परफॉर्मेंसेस से काफ़ी खुश होते थे, काफ़ी प्लीज रहते थे। उन्होंने कहा, वह चतुर है, ये तो क्लेवर है और मुझे यकीन है कि समय रहते वो आपके ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को रस्सी में बांध सकता है और खिड़की से भाग सकता था। घर में उसकी जो प्रेजेंस थी वो अभी भी एक सीक्रेट थी। टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां दादाजी के कई पालतू जानवर काफ़ी मिलनसार तरीके से, सोशेबल तरीके से रहते थे। जहां एक कछुआ था, खरगोशों का एक जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी थी। लेकिन बंदर रात में अपने किसी भी साथी को सोने नहीं देता था। इसलिए दादाजी, जिन्हें अगले दिन देहरादून के लिए सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, उन्होंने सोचा कि इसे भी साथ ले जाता हूँ और उन्होंने यही फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे इसके बारे में बताया कि टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवस का किट बैग लाया गया, जिसमें डिसाइड किया गया कि टोटो को इसमें रखकर उसके लिए एक घर बनाया जाए। नीचे कुछ पुआल के साथ, कुछ हे के साथ कुछ स्ट्रॉ रखी गई और ये था उसका नया घर। जब बैग बंद था तो कोई रास्ता नहीं था। टोटो अपने हाथों को छेद से बाहर नहीं निकाल पा रहा था और कैनवस इतना मजबूत था कि वह उसमें से नहीं निकल पा रहा था। तो उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उन कोशिशों का असर सिर्फ इतना था कि बैग ज़मीन पर लुढ़क जाता था या कभी-कभी हवा में उछल जाता था। एक ऐसा एग्ज़िबिशन होता था, एक ऐसा प्रदर्शन होता था जिससे जिसे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के दर्शक बड़े उत्सुकता से देखते थे। जैसे यहाँ पर कोई परफ़ॉर्मेंस किया जा रहा हो और वो बहुत आकर्षित हो रहे थे इसे देखने के लिए। टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे स्टेशन पर अपना टिकट दिखा रहे थे, तो टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर ने एक बड़ी मुस्कान दी। बेचारा आदमी बहुत ही हैरान हो गया, लेकिन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने बोला और दादाजी को नाराज करते हुए उसने कहा कि सर, आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और व्यर्थ ही उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि बंदर कुत्ते या चौपाए नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है, क्योंकि ये 2 पैरों से चलता है और 2 इसके हाथ होते हैं, जबकि एक कुत्ता जो होता है, जो उसके चारों ही पैर होते हैं। लेकिन फिर भी टिकट कलेक्टर नहीं माना और उसने दादाजी से कहा कि भई आपको 3 रुपए फ़ाइन देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा फेयर के लिए। दादाजी ने अपना बदला लेने के लिए अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा क्या इसके लिए भी मुझे भुगतान करना होगा, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए शुल्क लेते हैं, उसके लिए फीस लेते हैं। तो टिकट कलेक्टर जो था उसने कछुए को ध्यान से देखा। उसने अपनी 4 फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर से उसे टच करने की कोशिश की और ध्यान से देखा और फिर एक विजयी नज़र से देखा और कहा कोई शुल्क नहीं, यह कुत्ता नहीं है। तो दादाजी तो बहुत खुश हो गए। ये था उनका एक्सपीरियंस जब वो रेलवे स्टेशन गए थे और टोटो उनके साथ गया था। अब चलते हैं आगे। जब जब टोटो को दादी ने आखिरकार स्वीकार कर लिया था, तो उसे अस्तबल में एक स्टेबल में एक आरामदायक घर दिया गया, जहां उसका साथी परिवार का गधा नाना रहता था। और गधे का नाम था नाना। टोटो की अस्तबल में पहली रात को दादाजी ने ये देखने के लिए कि उससे मुलाकात की, क्या वह सहज है, मतलब वो ठीक है, कंफर्टेबल है या नहीं। लेकिन वो तो सरप्राइज से उन्होंने देखा कि नाना जो था वो बिना किसी रीज़न के अपनी लगाम को खींच रहा है और अपने सिर को घास के बंडल में जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा है। दादाजी ने नाना के हॉन्चेस पर, उसके उसकी बैक पर एक थप्पड़ मारा, एक स्लैप मारा और वो पीछे हट गई और टोटो को अपने साथ खींच लिया। उसने अपने तीखे दांतों से उसके लंबे कानों को पकड़ रखा था। मतलब टोटो जो था वो नाना को देखकर काफ़ी खुश नहीं था और उसे परेशान कर रहा था और नाना भी इसलिए अपना खाने का जो सामान था वो टोटो से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। सर्दियों के मौसम में ठंडियों की जो शामें होती थी, उनमें टोटो के लिए एक बढ़िया उपहार था गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा, जो दादी उसे नहाने के लिए देती थी। और वो चालाकी से अपने हाथ से तापमान की जांच करता था, चेक करता था और फिर धीरे धीरे स्नान में कदम रखता था। पहले एक पैर और फिर दूसरा, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था कि मैं भी जब ठंड ज़्यादा होती थी तो मैं चेक करता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, जब तक कि वो अपनी गर्दन तक पानी में ना चला जाए। और जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, सहज हो जाता था, तो साबुन को अपने हाथों या पैरों में लेता और अपने पूरे शरीर पर रगड़ता। और जब पानी ठंडा हो जाता तो वो बाहर निकल जाता और जल्दी से जल्दी रसोई की आग के पास भाग जाता ताकि खुद को सुखा सके। और अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान, इस काम के दौरान अगर कोई उसे देखता और देखकर हंस देता, तो टोटो जो था उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती और फिर वो नहाने जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, वो मना कर देता, मैं नहीं नहाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार टोटो लगभग खुद को जिंदा उबाल लेता अपने आप को। तो हुआ क्या कि चाय बनाने के लिए में एक बड़ी केतली को आग पर रखा गया था और टोटो को लगा कि उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो उसने ढक्कन हटाने का फैसला किया। पानी नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पाया उसने। उसने कहा पानी तो बहुत अच्छा वार्म हो रहा है, अब मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। तो उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया और वो थोड़ी देर के लिए तो सही रहा, क्योंकि तब तक पानी तेज़ गर्म नहीं हुआ था। लेकिन जब पानी उबलने लगा, व्हेन इट बिगैन टू बॉयल, टोटो ने अपने आप को खुद को ऊपर उठाया, लेकिन बाहर ठंड पाकर वो फिर से अंदर बैठ गया और कुछ देर तक ऊपर नीचे उछलता रहा। और जब तक कि दादी नहीं आ गई, उसे आधा उबला हुआ केतली से बाहर खींच लिया। अगर दिमाग का कोई हिस्सा खास तौर पर शरारतों के लिए समर्पित है, तो वो हिस्सा टोटो में काफ़ी विकसित था। कहने का मतलब ये है कि टोटो काफ़ी शरारती किस्म का था। वो करता क्या था, जब भी मेरी कोई चाची या मेरी मामी उसके पास आती तो उनकी ड्रेस को पकड़कर उसमें छेद करने की पूरी कोशिश करता, उनकी ड्रेस को खींच लेता। एक बार दोपहर के भोजन के टाइम पर डाइनिंग टेबल के बीच एक पुलाव की बड़ी डिश रखी हुई थी। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हमने देखा कि टोटो चावल खा रहा है और उसने अपना पूरा मुंह चावलों से स्टफ कर रखा है। मेरी दादी
चिल्लाई और टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंकी। उनमें से मेरी एक आंटी उसकी तरफ आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया और ये देखकर टोटो को थोड़ा गुस्सा आया। जब जैसे ही दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की डिश उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में पाया और डिश अभी भी उसके हाथों में थी और पूरी दोपहर वो वहीं था और धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। हर दाने को खत्म करने का उस दृढ़ निश्चय था। फिर दादी को नाराज करने के लिए, उन्हें स्पाइट करने के लिए, क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, उसने डिश को ऊपर से नीचे फेंक दिया जो कि 100 टुकड़ों में टूट गई और वो खुशी से चहक उठा क्योंकि उसने दादी को चिढ़ा दिया था। ऑब्वियसली जाहिर है टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जो लंबे टाइम तक हमारे साथ रह सकता था, तो इसीलिए दादाजी को भी यह एहसास हो गया था कि हम बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे। हम उसके बार बार डिशेस तोड़ने, कपड़े फाड़ने, पर्दे बर्बाद करने और वॉलपेपर उखाड़ने को हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये बार बार नुकसान करता जा रहा था। इसलिए दादाजी ने उसी तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को वापस बेच दिया। उसे खरीदा था 5 रुपए में, लेकिन उसने वापस उसे 3 रुपए में खरीदा। तो ये थी टोटो की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी. Do share it with your friends who are learning this lesson. Take care. Bye bye.